हेलो स्टूडेंट्स, हमने रियल और कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का चैप्टर 5 स्टार्ट किया हुआ था। आज हम इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे। इसमें फर्स्ट डेफिनेशन हमारे पास है एनालिटिक फंक्शन। पहले तो हम ये चीज़ पढ़ते हैं कि एनालिटिक फंक्शन होता क्या है। अ कॉम्प्लेक्स फंक्शन एफ ऑफ जेड इज सेड टू बी एनालिटिक एट पॉइंट जेड नोट। कोई भी आपके पास कॉम्प्लेक्स फंक्शन है एफ ऑफ जेड जिसको बोल रहे हैं, उसको आप एनालिटिक कब बोलोगे? किसी पॉइंट जेड नोट पर, इफ़ इट इज़ डिफरेंशिएबल इन सब नेबरहुड ऑफ जेड नोट। अगर वो जेड नोट के नेबरहुड पे क्या हो जाए? डिफरेंशिएबल। कोई भी फंक्शन आपके पास एफ ऑफ जेड दिया हुआ है, कॉम्प्लेक्स फंक्शन है, उसको आप पॉइंट जेड नोट पर एनालिटिक तब बोलेंगे जब वो उसके नेबरहुड पर क्या हो? डिफरेंशिएबल हो। ठीक है, ये एनालिटिक फंक्शन की डेफिनेशन थी। अब नेक्स्ट हमारे पास है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कोची रीमान इक्वेशन, जिसको आप CR इक्वेशंस भी बोलते हो। इसकी थ्योरम हम करेंगे। इसमें थ्योरम में 2 प्रूफ हैं। अल्टरनेटिव वाला प्रूफ आपके लिए थोड़ा सा इजी पड़ेगा, तो इसलिए मैं वही करा देती हूँ। पहले आप स्टेटमेंट समझ लो। द नेसेसरी कंडीशन फॉर एफ ऑफ जेड टू बी एनालिटिक। CR इक्वेशन के अकॉर्डिंग क्या है थ्योरम जो है इस पे बेस्ड, कि किसी भी फंक्शन एफ ऑफ जेड के एनालिटिक होने की नेसेसरी कंडीशन क्या होगी? If a function f of z is equals to u of xy plus iota v of xy is differentiable at the point z naught is equals to x naught plus iota y naught। अगर कोई भी फंक्शन f of z जो कि u of xy plus iota v of xy फॉर्म का है और वो डिफरेंशिएबल है किस पॉइंट पर? z नोट पॉइंट पर, जो किसके इक्वल है? x नोट प्लस iota y नोट के इक्वल है इन द डोमेन D। then the 4 partial derivatives ux, uy, vx, vy exist at x naught comma y naught and satisfy the equations ux is equals to vy and uy is equals to minus vx। थ्योरम क्या कह रही है कि किसी भी फंक्शन एफ ऑफ जेड की नेसेसरी कंडीशन क्या है एनालिटिक होने की, कि कोई फंक्शन आपके पास दिया हुआ है आपको डिफरेंशिएबल किसी पॉइंट जेड नोट पर डोमेन में। अगर ऐसा होता है तो हमारे पास जो 4 पार्शियल ऑर्डर डेरिवेटिव्स होंगे ना, ux, uy, vx, vy, वो क्या करेंगे? एक तो x नोट कोमा y नोट पॉइंट पर एग्जिस्ट करेंगे और वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई भी करेंगे। ठीक है, ये नेसेसरी कंडीशन है हमारे पास। अब ये ux क्या है? ये ux का मतलब है कि u का पार्शियल डेरिवेटिव हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू x। सिमिलरली uy होगा u का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y। अगर आप vx की बात करते हो तो v का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। सिमिलरली vy की जब आप बात करोगे तो वो होगा कर्ल vy कर्ल y। अब इसका प्रूफ हम कर रहे हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। देखो हमने क्या किया, फंक्शन हमें दिया हुआ था एनालिटिक है किसी रीजन R पे, तो हमने लेट कर लिया कि कोई फंक्शन f ऑफ z है जिसको w का नाम दिया और वो एनालिटिक है रीजन R में। देन f डैश z एग्जिस्ट यूनिकली एट एवरी पॉइंट ऑफ दैट रीजन। अगर ये फंक्शन एनालिटिक है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो इसका डेरिवेटिव होगा वो यूनिकली हर पॉइंट पे क्या करेगा? एग्जिस्ट करेगा। अब आपने लेट कर लिया डेल्टा u, डेल्टा v एंड डेल्टा z बी द इंक्रीमेंट इन u, v एंड z कोरस्पॉन्डिंग टू द इंक्रीमेंट डेल्टा x, डेल्टा y इन x एंड y। आपने क्या, जैसे जैसे x और y क्या है? डेल्टा x और डेल्टा y इंक्रीमेंट है x y के, और डेल्टा u, डेल्टा v, डेल्टा z क्या है? इंक्रीमेंट है आपके u, v, z फंक्शंस के। नाउ अब हमने क्या करना है? हमने मेन एफ डैश जेड पे बात करनी है। एफ डैश जेड देखो बाय डेफिनेशन क्या होगा? लिमिट जेड अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ जेड प्लस डेल्टा जेड माइनस एफ ऑफ जेड डिवाइड बाय डेल्टा जेड। डेल्टा जेड जनरली क्या है? जेड के अंदर हुई हुई इंक्रीमेंट। तो अब हमें पता है कि हमारा जेड क्या होता है? u प्लस आइटा वी होता है। तो अगर जेड प्लस डेल्टा जेड कोई पूछे तो वो क्या हो जाएगा? u प्लस डेल्टा u प्लस आइटा v प्लस डेल्टा v। तो ये इन्होंने सब्सटीट्यूट किया हुआ है, z प्लस डेल्टा जेड की जगह u प्लस डेल्टा u प्लस आइटा v प्लस डेल्टा v माइनस वही f ऑफ z की वैल्यू आपके पास दी हुई है u प्लस आइटा v। तो ये हमने सब्सटीट्यूशन कर दी। अब यहाँ पे आप लोग देख रहे होगे, जब आप इसे सोल्व करोगे आपकी देखो u से u वाली टर्म भी कैंसिल आउट हो रही है और यहाँ से आइटा v वाली टर्म आइटा v के साथ कैंसिल आउट हो रही है। तो आपके पास सिर्फ टर्म बचती है डेल्टा u प्लस आइटा डेल्टा v अपॉन डेल्टा z। फिर इन्होंने डेल्टा z दोनों के बाय में अलग अलग कर लिया। ठीक है, एज द फंक्शन एफ ऑफ जेड इज एनालिटिक इन द रीजन आर। अब आपको दिया हुआ है कि आपका जो फंक्शन एफ ऑफ जेड है वो एनालिटिक है रीजन आर में। तो अगर ये एनालिटिक है रीजन आर में, सो द लिमिट 1 इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मैनर इन विच डेल्टा जेड अप्रोचेस टू 0। तो अब देखो हमने इनिशियली लेट कर लिया कि डेल्टा जेड जो है वो 0 को अप्रोच कर रहा है। किसके अलोंग? अलोंग अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अगर पैरेलल टू एक्स एक्सिस का मतलब डेल्टा वाई इस केस में क्या हो जाएगा? 0।
और आपको पता है कि आपका डेल्टा जेड क्या होता है, डेल्टा एक्स प्लस आइटा डेल्टा वाई। अब इस चीज़ को तो आप ज़ीरो कह रहे हो, तो इसका मतलब सॉरी डेल्टा वाई का तो आप ज़ीरो कह रहे हो, तो आपका डेल्टा जेड किसके इक्वल आ गया, डेल्टा एक्स के। तो वही चीज़ इन्होंने लिखी हुई है। अब इक्वेशन 1 के अंदर आपने एफ डैश जेड की वैल्यू ये निकाली हुई है, और इसके अंदर आप क्या करो, अपनी वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो सारी। तो आप अब इसकी डेल्टा एक्स की जगह, डेल्टा जेड की जगह आप क्या डाल दोगे, बस डेल्टा एक्स डाल दोगे, ठीक है। तो अब आपको पता ही है कि डेल्टा यू बाई डेल्टा एक्स किसके इक्वल होगा, कर्ल यू बाई कर्ल एक्स प्लस आइटा कर्ल यू बाई कर्ल एक्स, वी कर्ल बाय वाई। अब ये तो आपने अलोंग एक्स एक्सिस लिया। अब आप क्या करो, डेल्टा जेड अप्रोचेस टू जीरो करो अलोंग अ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। अब अगर पैरेलल टू वाई एक्सिस तो इसका मतलब डेल्टा एक्स की वैल्यू इस केस में जीरो होगी। तो इसका मतलब अगर यहाँ से डेल्टा एक्स जीरो हो गया तो इसका मतलब डेल्टा जेड की वैल्यू क्या आ गई, आइटा डेल्टा वाई। तो वही चीज़ इन्होंने लिखी हुई है। अब फिर आप इस डेल्टा जेड की वैल्यू को 1 में डालो, तो यहाँ से एफ डैश जेड आपका क्या निकल आएगा, कर्ल वी बाय कर्ल वाई माइनस आइटा कर्ल यू बाय कर्ल वाई। अब आप यहाँ पे देखो, ये भी आपकी एफ डैश जेड की वैल्यू है और ये भी आपकी एफ डैश जेड की वैल्यू है। तो दोनों को जब आप इक्वल रखोगे तो आपकी आरएचएस भी इक्वल हो जाएंगी, ठीक है। उसके बाद आप क्या करो, दोनों इक्वेशंस आपकी इक्वल, आप रियल और इमेजिनरी पार्ट को क्या करिए, कंपेयर करिए। तो जब रियल और इमेजिनरी पार्ट को आप इक्वेट करेंगे तो आपके पास कर्ल यू बाय कर्ल एक्स बराबर आएगा कर्ल वी बाय कर्ल वाई के, और यहाँ से जब इमेजिनरी पार्ट इक्वेट करोगे तो कर्ल वी बाय कर्ल एक्स बराबर आएगा कर्ल यू बाय कर्ल वाई के, ठीक है। तो अब कर्ल यू बाय कर्ल एक्स का मतलब क्या, अभी मैंने आपको बताया था यू एक्स, और कर्ल वी बाय कर्ल वाई का मतलब वी वाई। सिमिलरली कर्ल वी बाय कर्ल एक्स का मतलब वी एक्स हो जाएगा, और कर्ल यू बाय कर्ल वाई का मतलब यू वाई हो जाएगा। तो यही हमारी सी आर इक्वेशंस थी। सी आर इक्वेशंस हमारी सेटिस्फाई हो गई हैं, ठीक है। अब इस पे बेस्ड हमारे पास एग्जांपल्स हैं, इंपॉर्टेंट थी ये थ्योरम। एग्जांपल्स इस पे बेस्ड क्या है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी सच दैट द फंक्शन इज एनालिटिक, ऑल्सो फाइंड एफ डैश जेड। आपने क्या करना है, आपको जो गिवन फंक्शन एफ ऑफ जेड दिया हुआ है वो एनालिटिक दिया हुआ है, और आपने फाइंड आउट करनी है ए और बी की वैल्यूज, ठीक है। और उसके बाद आपने एफ डैश जेड भी कैलकुलेट करके दिखाना है। तो आपको पता है कि एफ एफ जेड कैसा होता है, यू प्लस आइटा वी टाइप का होता है, जहाँ पे यू आपका क्या हो गया, रियल वाला हिस्सा, और आइटा के साथ वाला हिस्सा आपका क्या कहलाएगा, वी। तो यू ऑफ एक्स वाई वी ऑफ एक्स वाई भी आपने लिख लिया। सिंस आपको पता है कि एफ ऑफ जेड एनालिटिक फंक्शन है, क्वेश्चन में गिवन है, तो इसका मतलब क्या होगा, यू और वी जो हैं वो क्या करेंगे, कोची-रीमान इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। अभी अभी हम थ्योरम प्रूव करके आए हुए हैं। तो कोची-रीमान इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, मतलब कर्ल यू बाय कर्ल एक्स आपका कर्ल वी बाय कर्ल वाई के बराबर होगा, और कर्ल यू बाय कर्ल वाई आपका माइनस कर्ल वी बाय कर्ल एक्स के बराबर होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, आप कर्ल यू बाय कर्ल एक्स, यहाँ से जब आप कर्ल यू बाय कर्ल एक्स निकालते हो, यू का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x, और यहाँ पे क्या हो जाएगा -2y, तो 2x माइनस 2y आ गया। सिमिलरली कर्ल वी बाय कर्ल वाई अगर तुम यहाँ से निकालते तो वो हो जाएगा -2y प्लस के 2x, ठीक है। तो दोनों ही आपस में इक्वल है, क्योंकि चीज़ें इक्वल दी हुई है ना, तो दोनों ही आपस में इक्वल हो गए। तो इसका मतलब जो फर्स्ट इक्वेशन है ना वो तो ट्रू है हमारी, क्योंकि जब हमने इसको डिफरेंशिएट भी करके देख लिया तो भी सेम ही आंसर आ रहा है, तो इसका मतलब फर्स्ट इक्वेशन तो ट्रू होगी। अब आप सेकंड इक्वेशन को कंसीडर करो, सेकंड इक्वेशन भी इक्वल है, इसका मतलब इसके कर्ल यू बाय कर्ल वाई और इसका कर्ल वी बाय कर्ल एक्स भी आपस में बराबर है। तो जब दोनों को आपस में बराबर रखा, देखो यहाँ सारे 2 से 2 कैंसिल आउट हो रहे हैं, तो आप क्या करोगे, जब कोफिशिएंट को कंपेयर कर रहे हो, वाई के कोफिशिएंट को कंपेयर कर रहे हो, तो यहाँ से 2a आ रहा है और यहाँ से -2 आ रहा है, तो a की वैल्यू कितनी बन गई, -1 बन गई। अब सिमिलरली जब आप x के कोफिशिएंट को कंपेयर कर रहे हो, तो यहाँ से -2 बन रहा है और यहाँ से -2 भी बन रहा है, तो -2 से -2 कैंसिल हो गया, b की वैल्यू कितनी आ गई 1। तो हमने और b की वैल्यू तो फाइंड आउट करनी थी। उसके बाद हमने एक काम और करना था, एफ डैश जेड निकालना था। तो एफ डैश जेड होता क्या है, कर्ल यू बाय कर्ल एक्स प्लस आइटा कर्ल वी बाय कर्ल एक्स। आपके पास कर्ल यू बाय कर्ल एक्स भी दिया हुआ है, कर्ल वी बाय कर्ल एक्स भी आपने निकाला हुआ है, बस इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर देना, आपके पास एफ डैश जेड आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, प्रूव दैट द फंक्शन एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू जेड इंटू जेड बार इज नॉट एनालिटिक एट ओरिजिन। हमने प्रूव करना है कि जो ये आपके पास फंक्शन दिया हुआ है जेड जेड बार, वो एनालिटिक नहीं है ओरिजिन पर। तो आप अपना गिवन फंक्शन लेट कर लो, एफ ऑफ जेड जेड इंटू जेड बार। अब वो किसके इक्वल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के इक्वल, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, u ऑफ एक्स वाई, वैसे जनरली एफ ऑफ जेड किसके इक्वल होता है, u प्लस आइटा v के इक्वल होता है। तो यहाँ से u की वैल्यू तो आप देख पा रहे हो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, v का कोई आइटा के साथ का कोई कंपोनेंट पड़ा ही नहीं यहाँ पे, तो इसका मतलब v ऑफ एक्स वाई तो आपका इस केस में क्या रहेगा, 0। अब आपको पता है कि u ऑफ एक्स वाई और v ऑफ एक्स वाई दोनों ही कंटिन्यूस है, इसका मतलब क्या हुआ, f ऑफ जेड वाला फंक्शन भी क्या हो गया, आपका कंटिन्यूस फंक्शन हो गया। अब आप क्या करोगे, आपने प्रूफ करना है कि एनालिटिक नहीं है, मतलब सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है। तो
अब यहाँ पे आपने कर्ल यू बाय कर्ल एक्स की वैल्यू चेक करी तो यहाँ पे क्या होगी 2x होगी, कर्ल यू बाय कर्ल वाई की वैल्यू निकाली तो 2y होगी। सिमिलरली कर्ल v बाय कर्ल एक्स की निकाली, यहाँ तो v फंक्शन ही जीरो तो डेरिवेटिव तो जीरो ही आएंगे। क्लियरली कह रहे हैं कोची रीमान इक्वेशन आर सेटिस्फाई ओनली एट ओरिजिन। अब कोची रीमान इक्वेशन सिर्फ ओरिजिन पर ही सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है, अदरवाइज सेटिस्फाई नहीं हो रही। तो इसका मतलब एफ ऑफ जेड सिर्फ ओरिजिन पर ही डिफरेंशिएबल होगा, अदरवाइज कहीं डिफरेंशिएबल नहीं है। तो इसका मतलब एफ ऑफ जेड क्या है आपका, एनालिटिक फंक्शन भी नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। गिव एन एग्जाम्पल टू शो दैट, दो है इसके अल्टरनेट करके दिए हुए। गिव एन एग्जाम्पल टू शो दैट सी आर इक्वेशंस आर नेसेसरी कंडीशन फॉर अ फंक्शन टू बी एनालिटिक बट नॉट सफिशिएंट, ठीक है। क्या कह रहे हैं, एक एग्जाम्पल देके ये चीज़ शो करो कि जो सी आर इक्वेशंस होती है ना, सिर्फ नेसेसरी कंडीशंस होती हैं किसी फंक्शन के एनालिटिक होने की, सफिशिएंट कंडीशन नहीं होती, ठीक है। या तो पेपर में वो ऐसे पूछ लेगा या फिर आपको डायरेक्ट इस तरह की फॉर्मेट दिया जाएगा कि फंक्शन दे दिया जाएगा कि ये फंक्शन को शो करो कि एनालिटिक नहीं है ओरिजिन पर, ऑल्थो द क्लियरली कोची रीमान इक्वेशन आर सेटिस्फाई एट दैट पॉइंट, कि फंक्शन तो एनालिटिक नहीं है पर कोची रीमान इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। दोनों का मतलब एक ही है, बस इसके अंदर आपको थोड़ा सा फंक्शन भी खुद ध्यान रखना पड़ेगा अगर वो एग्जाम्पल के तौर पे पूछ ले। तो वही जनरल काम करो अपना, एफ ऑफ जेड किसके इक्वल होता है, यू प्लस आइटा वी के, और वो दिया किसके इक्वल हुआ है, अंडर रूट बोर्ड ऑफ एक्स वाई के। तो यहाँ से जब आप कंपेयर करोगे तो यू ऑफ एक्स वाई की वैल्यू तो ये आ जाएगी और वी ऑफ एक्स वाई जीरो आ जाएगा, ठीक। ऑल्सो कह रहे हैं कि जब आप एफ ऑफ जीरो जीरो पॉइंट पे चेक करते हो, जब यहाँ पे एक्स भी जीरो डालते हो वाई भी जीरो डालते हो तो आपका ओवरऑल फंक्शन भी जीरो आ जाता है, ठीक है। अब आप अपना डेरिवेटिव चेक करो, कर्ल यू बाय कर्ल एक्स चेक करो। बाय डेफिनेशन कर्ल यू बाय कर्ल एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो, यू ऑफ एक्स जीरो माइनस यू ऑफ जीरो जीरो डिवाइड बाय एक्स, ठीक है। और यहाँ पे देखो यू ऑफ जीरो जीरो तो खत्म, यू की वैल्यू जीरो जीरो पॉइंट पर दोनों ही खत्म, जीरो ही हो रहा है। तो यहाँ पे यू ऑफ एक्स वाई बाई एक्स रहेगा। जब लिमिट अप्रोच कराएंगे, जब यहाँ पे यू ऑफ एक्स जीरो करेंगे तो भी हमारा आंसर कितना आ रहा है, जीरो ही आ रहा है, ठीक है। सिमिलरली कर्ल यू बाई कर्ल वाई निकालोगे तो भी जीरो आएगा, सिमिलरली वी और एक्स का निकालोगे तो भी जीरो आएगा। तो आप देख रहे हो कि सारे चारों के चार जो पार्शियल ऑर्डर डेरिवेटिव है वो एग्जिस्ट भी कर रहे हैं और सी आर इक्वेशन तो सेटिस्फाई हो ही रही है, ठीक है। पर अब हम जब ओरिजिन पर चेक करते हैं फिर हम देखेंगे कि क्या ये हो रहा है कि नहीं हो रहा, कि लिमिट एग्जिस्ट कर भी रही है कि नहीं, डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर भी रहा है कि नहीं कर रहा। तो एफ डैश जीरो बाय डेफिनेशन क्या हो जाएगा, लिमिट जेड अप्रोचेस टू जीरो, एफ ऑफ जेड माइनस एफ ऑफ जीरो डिवाइड जेड माइनस जीरो। तो जब हमने इसको सोल्व किया, फंक्शन की वैल्यू जीरो पर तो जीरो ही है, तो ये बन गया एफ ऑफ जेड बाय जेड। एफ ऑफ जेड की वैल्यू आपको पता है मोड ऑफ एक्स वाई का अंडर रूट है और जेड की वैल्यू आप एक्स प्लस आइटा वाई लिख सकते हो। जब आपने इसको सोल्व किया और फिर इसमें क्या किया, y इज इक्वल टू एम एक्स पाथ के लॉन्ग सोल्व किया, मतलब y जहाँ भी था आपने उसकी जगह एम एक्स डाला। जब इसको सोल्व, ये आप कर चुके हो, y इज इक्वल टू एम एक्स पाथ के लॉन्ग। जब हम कंटिन्यूटी पे बात करते हैं, डिफरेंशिएबिलिटी पे बात करते हैं, तो हम कई बार ये चीज़ यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे आप जब देख रहे होगे, आप डैश जीरो लिमिट वगैरह पुट करने के बाद आपका ये आ गया। अब ये क्या है, ये m की वैल्यू पर डिपेंड कर रहा है सारा, मतलब लिमिट यूनिक नहीं है क्योंकि सारी चीज़ m की वैल्यू पर डिपेंड कर रही है। m की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए चेंज होती जाएगी। तो इसका मतलब एफ डैश जीरो एग्जिस्ट नहीं करता। तो अगर ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो फंक्शन एनालिटिक भी नहीं हो रहा, ठीक है। बाकी ये वाला एग्जांपल भी इस पे बेस्ड है, सेम आपने जो मैंने अभी कराया सेम ऐसा ही है कि इसको कंटिन्यूस प्रूफ करना है सच दैट कि सी आर इक्वेशन ओरिजिन पर सेटिस्फाई होनी चाहिए, पर जब आप एफ डैश जीरो निकालोगे तो वो एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल कराया सेम तरीके से ये वाले एग्जाम्पल भी होंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अब हम करेंगे सफिशिएंट कंडीशन फॉर द फंक्शन टू बी एनालिटिक। अभी तक हमने नेसेसरी कंडीशन पढ़ी ना सी आर इक्वेशंस की फॉर्म में, अब हम सफिशिएंट कंडीशन पढ़ेंगे। दोनों ही काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सफिशिएंट कंडीशन में क्या कहता है कि द कंटिन्यूस वन वैल्यूड फंक्शन एफ ऑफ जेड इज एनालिटिक in the domain D if the four partial derivatives ux, uy, vx, vy exist, are continuous and satisfy the CR equation at each point of domain। क्या कह रहे हैं कि जो कंटिन्यूस वन वैल्यूड फंक्शन एफ ऑफ जेड है वो एनालिटिक तब होगा डोमेन पे अगर ये जो फोर पार्शियल ऑर्डर डेरिवेटिव आपके हैं ना ux, uy, vx, vy वो कंटिन्यूस भी हो जाए, एग्जिस्ट भी करे और CR इक्वेशंस को सेटिस्फाई भी करे डोमेन के हर पॉइंट पे, ठीक है। प्रूफ देखिए, लेट एफ ऑफ जेड इज इक्वल्स टू यू ऑफ एक्स वाई प्लस आइटा वी ऑफ एक्स वाई बी अ सिंगल वैल्यूड कंटिन्यूस फंक्शन possessing continuous first order partial derivatives ux, uy, vx, vy at each point in the region satisfy the Cauchy equation। हमने लेट कर लिया कि एफ ऑफ जेड हमारा कोई एक सिंगल वैल्यूड कंटिन्यूस फंक्शन है, वो चारों
ऑर्डर डेरिवेटिव को पोजेस कर रहा है और वो CR इक्वेशंस को भी सेटिस्फाई कर रहा है। CR इक्वेशन को सेटिस्फाई करने का मतलब क्या हुआ, UX VY के इक्वल हो जाएगा और UY माइनस VX के इक्वल हो जाएगा। इसको आप डेरिवेटिव्स की फॉर्म में लिख सकते हो। अब मेरा काम क्या है, मेरा काम है f ऑफ z को एनालिटिक प्रूफ करना सफिशिएंट कंडीशन के लिए, ठीक है। तो अब मेरा काम मेन यही है कि फंक्शन को हमने एनालिटिक प्रूफ करना है। इसमें आप क्या करोगे, टेलर थ्योरम का यूज़ करोगे। बाय टेलर थ्योरम द फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स निगलेक्टिंग द सेकंड एंड हायर ऑर्डर डिग्री टर्म्स ऑफ डेल्टा एक्स एंड डेल्टा वाई। डायरेक्ट ही इन्होंने लिख दिया कि आप टेलर थ्योरम फंक्शन पे अप्लाई करना और सेकंड या हायर ऑर्डर टर्म की निगलेक्ट करके सिर्फ हमारे पास ये वाली टर्म बच जाएगी, ठीक है। सारी फर्स्ट ऑर्डर टर्म्स बच जाएंगी, बाकी की टर्म्स जो आपकी आएंगी थ्योरम में वो आप निगलेक्ट कर देना, ठीक है। अब यहाँ पे देखो u ऑफ एक्स वाई प्लस आइटा v ऑफ एक्स वाई वाली टर्म को इकट्ठा कर लिया, प्लस यहाँ पे देखो डेल्टा एक्स वाली जो भी टर्म है उसको एक साथ कर लिया, डेल्टा वाई की जो टर्म है उसको आपने एक साथ कर लिया। अभी अभी आपने कहा था कि u प्लस आइटा वी आपका f ऑफ z के इक्वल होता, तो वो वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी, बाकी आपका सेम रहा, ठीक है। अभी ये वैल्यू किसकी निकली, हमारी f ऑफ z प्लस डेल्टा z की वैल्यू निकली है। अब आप इस f ऑफ z को इधर लेके आ जाओ, तो ये माइनस हो जाएगा इधर आके, इसके इक्वल आ गया, ठीक है। उसके बाद देखो CR इक्वेशंस का यूज़ करो, ये वाली टर्म में तो कोई चेंज नहीं, एज इट इज़ रखो। अभी अभी आपने कहा था कि कर्ल u बाई कर्ल y माइनस कर्ल v बाई कर्ल x के इक्वल है, तो ये वैल्यू यहाँ सब्सटीट्यूट कर दी, और कर्ल v बाई कर्ल y आपका किसके इक्वल है, कर्ल u बाई कर्ल x के, तो ये वैल्यू भी सब्सटीट्यूट कर दी, ठीक है। तो आपकी ये वैल्यूज़ आ गई हैं। अब आप एक काम करो, इतना काम करने के बाद यहाँ पे देखो आप दोनों ही टर्म्स आपकी ना कॉमन आ गई है, कर्ल u बाई कर्ल x प्लस आइटा कर्ल v बाई कर्ल x, तो इन दोनों को कॉमन ले लिया, अंदर बचा आपका डेल्टा x प्लस आइटा डेल्टा y, और ये किसके इक्वल होता है, डेल्टा z के, ठीक है। तो ये आ गया हमारा। अब इस डेल्टा z को आप इधर लेके चले जाओ, यहाँ मल्टीप्लाई में था, इधर जाके डिवाइड में हो गया, तो f ऑफ z प्लस डेल्टा z माइनस f ऑफ z बाई डेल्टा z आपका किसके इक्वल हो गया, कर्ल u बाई कर्ल x प्लस आइटा कर्ल v बाई कर्ल x, ठीक है। फिर आप एक यहाँ पे देख रहे होगे कि जैसे ही आप लिमिट z अप्रोचेज टू 0 करते हो, जैसे ही मैं डेल्टा z को 0 अप्रोच कर रही हूँ, तो मेरा ये जो चीज़ है ये आपकी f ऑफ डैश z के इक्वल बन रही है, फंक्शन का डेरिवेटिव है ना, तो ये f डैश z के इक्वल रख ली, तो बराबर होगी। अब देखो सिंस इट इज़ गिवन दैट कर्ल u बाई कर्ल x एंड कर्ल v बाई कर्ल x एग्जिस्ट एंड आर कंटिन्यूस, आपको इनिशियली ये चीज़ गिवन थी, कह के चले थे आप स्टार्टिंग में कि CR इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है और डेरिवेटिव एग्जिस्ट भी कर रहे हैं। तो अगर ये चीज़ सारी एग्जिस्ट कर रही है, कंटिन्यूस है, तो इसका मतलब f डैश z भी तो आपका एग्जिस्ट कर रहा है ना, हर रीजन में, पूरे रीजन में R में। तो अगर ये एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब फंक्शन कैसा हो गया, एनालिटिक हो गया।